पहला सदन में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट है राकेश बंसल, अविनाश गोरक्षकर और हेमंत ठुकराल। तैयारी भारतीय बाजारों की शुरुआत करने की और देखना होगा किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। सेंसेक्स निफ्टी में मामूली सुस्ती के संकेत है, कोई खास बदलाव नहीं, 12 अंक नीचे। एशियाई बाजारों पर नजर डालिए, निकेई 0.5% ऊपर, लेकिन शंघाई और हांगकांग दोनों ही लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बाकी बाजारों में भी मिला जुला कारोबार, और ये कारोबार है तब है जबकि खासतौर से डाउ में 250 पॉइंट के आसपास की तेजी बनती दिखी है। कल देर रात लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन अमेरिकी बाजारों के लिए बेहद शानदार, बेहद मजबूती का। ऐसे में देखना होगा हम अमेरिकी बाजारों की तर्ज पर क्या एक और दिन लगातार तीसरे दिन पॉजिटिव ओपनिंग कर पाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो ये कि पॉजिटिव ओपनिंग के बाद क्या होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि पिछले 3 सेशन आखिरी आधे घंटे काफी खराब रहे हैं बाजार के लिए। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर 28 अंकों पर सेंसेक्स, 15 अंकों पर निफ्टी। पॉजिटिव टिक्स आपके सामने, लेकिन टाटा मोटर स्टॉक होगा रेडार पर, जिसने कल बाजार बंद होने के बाद खराब नतीजे पेश किए। 10% का बड़ा कट पहली टिक पर दिखेगा आपको। प्री ओपनिंग सेशन में बीपीसीएल 5% नीचे, जो कि कल का स्टाफ परफॉर्मर था। एक्चुअली बीपीसीएल 6% ऊपर बंद हुआ था, और पावर ग्रिड में 4% का नुकसान नजर आएगा। कोल इंडिया 2% नीचे दिखेगा। बेहतरीन रनअप कोल इंडिया में आता हुआ दिख रहा है ऑफर फॉर सेल के बाद। रिलायंस 10% ऊपर है पहली टिक पर, और यही स्टॉक है जो बाजार को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। प्री ओपनिंग सेशन में रुपए की शुरुआत भी देख लेते हैं किस तरह से करेंसी मार्केट ने शुरुआत की है। और आप यहां पर देख सकते हैं 3 पैसे की 1 पैसे की मजबूती है रुपए में, लगभग वही 4 पैसे की मजबूती। तो शांत मामूली पॉजिटिव शुरुआत रुपए में होती हुई दिख रही है इस वक्त। ये है रुझान शुरुआती कारोबार का आपके सामने। तो काफी इंटरेस्टिंग मूव्स आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर बाजार में इस वक्त। शुरुआती कारोबार में रिलायंस 10% ऊपर, टाटा मोटर्स 10% नीचे। 2 स्टॉक, 2 एक्सट्रीम रिएक्शंस प्री ओपनिंग सेशन में। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं राकेश बंसल, अविनाश गोरक्षकर और हेमंत ठुकराल। कुछ और स्टॉक्स जो आज फोकस में रहने चाहिए उन पर राय लेते हैं। एसकेएस माइक्रो, यहां पर एक खबर आ रही है 83 करोड़ रुपए का और एक इन्होंने लोन सिक्योरिटाइजेशन किया है। राकेश, चार्ट्स क्या कह रहे हैं एसकेएस माइक्रो के? अनिल जी, चार्ट देखें तो क्लियरली स्टॉक एक करेक्टिव मोड के अंदर है। स्टॉक ने एक अच्छी रैली दिखाई है, मार्केट में एक अच्छा आउट परफॉर्मर बना है, बट अभी ये करेक्टिव मोड पर है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई नया निवेश करना है तो थोड़ा रोकना चाहिए। स्टॉक में अभी बेस बिल्डिंग अभी हुई नहीं है, स्टॉक फर्दर करेक्ट कर सकता है। ऊपरी स्तरों पर 440, 445 एक सप्लाई जोन है, और नीचे में 399, 400 के आसपास एक सपोर्ट आता है। स्टॉक एक करेक्टिव मोड के अंदर है, किसी भी तरह की नई बाइंग पोजीशन क्लियरली अवॉइड करनी चाहिए, दूर रहे तेजी करने से। एसकेएस माइक्रो पर ये राय है। लेकिन ऑन मोबाइल ग्लोबल और ये कंपनी, मुझे याद है एक किसी जमाने में बहुत ही हॉट स्टॉक रहता था, फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चलते इसको डंप किया गया। नंबर्स आप गौर से देखें तो मुनाफे में हमने देखा है कंपनी वापस लौटती हुई दिखाई दी है। करीब 7.5 करोड़ का प्रॉफिट कंसोलिडेटेड बेसिस पर, एज अगेंस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस जो पिछले क्वार्टर में देखा गया था। प्री ओपन सेशन ने थम्स अप दिया है, 10% टोटल इनकम में इजाफा देखने को मिला था। ऑन मोबाइल ग्लोबल क्या फिर से खरीदने लायक शेयर बन गया है ये? नहीं, आई थिंक हर्षदा, क्लियरली लास्ट क्वार्टरली नंबर्स के टाइम पे मैनेजमेंट कमेंट्री काफी पॉजिटिव थी। इनफैक्ट कंपनी ने अपने नतीजों पे भी काफी अच्छी तरह से डिलीवर किया है। मुझे लग रहा है कि मोबाइल स्पेस में डेफिनेटली इनके पास एक निश बिजनेस मॉडल है जो काफी प्रॉफिटेबल है। हालांकि इस स्टॉक में पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पिटाई हुई थी। मेरे ख्याल से दैट इज ऑल लेफ्ट फार बिहाइंड, और मेरे ख्याल से मार्केट्स अभी अर्निंग्स ग्रोथ को देखेगा, जो मुझे लग रहा है कम से कम 18-20% की ग्रोथ आपको नेक्स्ट ईयर भी देखने को मिलेगी। तो definitely I think even if the stock has gone up, the risk reward definitely could be better अगर कोई मीडियम टू लॉन्गर टर्म व्यू ले तो। ओके हेमंत, आईटी स्टॉक्स में कल काफी दिनों बाद एक एक्शन लौटता हुआ दिखा है। टॉप गेनर था आईटी इंडेक्स पूरे बाजार में, लगभग 2% ऊपर। क्या एक फॉलो अप बाइंग आज बनती हुई दिख रही है, या फिर आप ये समझेंगे कि सिर्फ एक टेक्निकल बाउंस बैक है और उछाल में बिकवाली करनी चाहिए? कौन से स्टॉक्स आपके रडार में है आईटी स्पेस से, और क्या एक्शन आप लेंगे आज? देखिए, 2 चीजें अनिल जी। पहली चीज ये कि जो बाइंग आई है वो शॉर्ट कवरिंग पे आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट कैश वॉल्यूम्स हैव इम्प्रूव्ड, जिसका मतलब ये है कि कुछ डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी डेफिनेटली आई है। सीएनएक्स आईटी अगर आप इंडेक्स देखिए, बिल्कुल बैंक निफ्टी के विपरीत चल रहा है। सीएनएक्स आईटी ने कल 12,013 का जो टारगेट था, पिछला जो हाई था, उसको तोड़ दिया है। तो अब जब तक वो नहीं तोड़ता है, मेरे ख्याल वो बहुत ही अहम लेवल हो जाएगा, और यहां से भी 2 से 3% इंडेक्स में ही मूव मुझे ऊपर की तरफ लग रहा है। और खासकर मैं नजर रखूंगा इन्फोसिस पे। देखिए, इन्फोसिस का जो इम्पोर्टेंट है
कल शॉर्ट कवरिंग में बढ़ा है बट कैश वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं। और दूसरी बात यह कि उसके अंदर वो 2200 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है अनिल जी, जहां पे एक 4.5 लाख शेयर कॉल राइटर्स में एक्यूमुलेटेड है, तो वहां पे और अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है। और मेरा टारगेट रहेगा 2275। हाँ, जो भी ट्रेडर्स इन्फोसिस लॉन्ग करें उनका एक स्टॉप लॉस मैं जरूर रखना चाहूंगा, दैट इज 2165। अगर उसके नीचे ट्रेड होता है तो ये मेरा व्यू नेगेट हो जाएगा। बट अमंग द आईटी स्टॉक्स मुझे लग रहा है इन्फोसिस जो है एक रैली दिखा सकता है। 2165 का स्टॉप लॉस और 2275 के टारगेट के लिए वो पोजीशन ली जा सकती है। लेकिन गोल्ड कंपनियां या फिर ज्वेलरी कंपनियां, इन सब में एक्टिविटी देखी जा रही है। टीबीजेड आप देखें प्री ओपन में करीब 5% ऊपर, गीतांजलि जेम्स, पीसी ज्वेलर्स, टाइटन, इन सब में खरीदारी होती हुई खरीदारी के संकेत आ रहे हैं प्री ओपन सेशन में। टेक्निकली राकेश, कोई एक काउंटर जिसको आप चार्ट्स पर और तेजी की ओर रुख करता देख रहे हैं? हर्षिता, अगर इस स्पेस में कोई काउंटर मिड कैप के अंदर पसंद है तो मुझे पीसी ज्वेलर्स काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाया हुआ है और जिस तरीके से टेक्निकल रुझान है 255, 256 एक अच्छा बेस है। टाइटन को छोड़ के अगर कोई स्टॉक इस स्पेस में अच्छा लगता है तो पीसी ज्वेलर, और एक अच्छा रनअप इसमें देखने को मिल सकता है। 300 रुपए तक की रैली पीसी ज्वेलर ऊपर में दिखा सकता है। ओके, 300 तक जाने की संभावना इस पर्टिकुलर स्टॉक में दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ और काउंटर्स जिनमें आज ऑफ कोर्स हरकत देखने को मिलेगी। एचडीएफसी बैंक काफी समय से वो क्यूआईपी की चर्चा हो रही है। 1067 के प्राइस पर वो क्यूआईपी कंपनी ने किया है। यहां से आगे क्या कॉल रहेगा आपका इस बैंक पर? नहीं, इनफैक्ट हर्षिता, जिस प्रकार का रिस्पांस एचडीएफसी बैंक को अपने 10,000 करोड़ के इशू को मिला है, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली बुक वैल्यू में काफी अच्छी एडिशन होगी। और क्लियरली जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल है, जिस प्रकार का इनफैक्ट इनके निम्स है, मुझे लग रहा है कि इवन एट द करंट लेवल्स अगर कोई खरीदता है तो मेरे ख्याल से एक नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में एक अच्छा आउट परफॉर्मर होगा। मेरे ख्याल से क्यूआईपी को जिस प्रकार से 11% के प्रीमियम से रिस्पॉन्स मिला है, मेरे ख्याल से इन द शॉर्ट टर्म ये एक स्टॉक के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। ओके, स्टॉक के लिए पॉजिटिव होगा, एचडीएफसी बैंक के लिए। बता दूं आपको, जो एडीआर इशू हुआ है वो बेहद इंटरेस्टिंग प्राइस पर, मेरे ख्याल से 1180 रुपए के ऊपर, यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस है इंडिया में उससे एडीआर 11% के आसपास की प्रीमियम पर दिया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एफआई इस स्टॉक को लेकर कितना बुलिश है। जिस प्राइस पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है उससे प्रीमियम पर ले रही है, क्योंकि लिमिट पूरी हो चुकी है, फ्रेश खरीदारी हो नहीं सकती, और उस लिहाज से ये एक्शन एचडीएफसी बैंक में होता हुआ। लेकिन एक्शन एक और स्टॉक में एचडीआईएल। हेमंत, आपसे राय लेना चाहता हूं, कल का करेक्शन छोड़ दे तो बाकी पिछले 2-3 सेशन रियल एस्टेट शेयरों के लिए काफी बेहतरीन रहे हैं। कल एचडीआईएल में एक बड़ा फंड एक्शन हुआ है। जानूस जो एक जाना माना फंड है, 22 लाख शेयर उन्होंने खरीदे हैं 106 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए, एचडीआईएल या फिर कोई और दूसरा रियल एस्टेट स्टॉक जहां पर आज आप ट्रेड लेना चाहेंगे? देखिए अनिल जी, कल एचडीआईएल या रियल एस्टेट जैसे आपने खुद कहा एक पहला साइन ऑफ करेक्शन आया है। देखिए एचडीआईएल में भी तकरीबन अगर आप देखिए 110 और 115 इन दोनों लेवल में कॉल राइटर्स बहुत एक्टिव है और 95 का पुट राइटर एक्टिव है। तो बेसिकली लगभग अगर आप देखिए जब तक एचडीआईएल 112 का वो अहम स्तर को क्रॉस नहीं करता तो अब एक रेंज में रहने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, दैट इज 98 to 112। सो आई एम स्टिल ट्रेडिंग इट ऑन द पॉजिटिव साइड इवन आफ्टर यस्टरडेज करेक्शन। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 97 के आसपास का, क्योंकि 95 पे पुट राइटर्स बहुत हैं और जैसे मैंने कहा 110 का लेवल क्रॉस करना बहुत अहम है। सिमिलर इज डीएलएफ, अगर आप देखिए 160, 170 बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स हैं। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होते तब तक वो उसको इट विल कंटिन्यू टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट फॉर डीएलएफ ऑल्सो। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर साफ तौर पर एचडीआईएल में। मोंटे कार्लो, अविनाश आपके रेडार पर है ये स्टॉक? क्योंकि कल गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर 1.5 लाख शेयर खरीदे हैं 570 रुपए के आसपास। ट्रैक करते हैं, इनफैक्ट हाल ही में इशू आया था। इनफैक्ट हाल ही में इशू आया है। मेरे ख्याल से आई थिंक अनिल जी लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स अगर हम देखें तो ये एक ब्रांडेड प्लेयर है। इस कंपनी की बिजनेस मॉडल भी अच्छी है। हालांकि आईपीओ के बाद इस शेयर ने इन्वेस्टर्स को थोड़ा निराश किया था, लेकिन अगर लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स ले तो क्लियरली जिस प्रकार का ग्रोथ ये एनविसाज कर रहे हैं और जिस प्रकार के मार्जिन ये ब्रांडेड सेल्स से कमाते हैं, मुझे लग रहा है कि मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। ओके, टाटा स्पंज, इस स्टॉक पर राय लेना चाहता हूं राकेश आपसे, जहां पर मेरिल लिंच ने कल लगभग 1.25 लाख शेयर खरीदे हैं 712 रुपए में। चार्ट पर कोई फ्रेश खरीदारी के संकेत हैं? यहां से भी अपसाइड बाकी है?
बिल्कुल अनिल जी, चार्ट्स पर क्लियर एक अच्छा कल एक ब्रेकआउट हुआ है और यहां से भी अपसाइड क्लियरली पॉसिबल है। 684, 685 नीचे में बेस है, उसके नीचे के स्टॉप लॉस होने चाहिए और पहला लेवल ऊपर में 750 का बनता है स्टॉक का। ओके, यह है फिलहाल कॉल इस स्टॉक पर, लेकिन दूसरे कौन से स्टॉक्स जिनमें आज ट्रेड का मौका दिख रहा है हमारे जानकारों को, उसका जायजा ले लेते हैं पूजा के साथ। गुड मॉर्निंग। आज सबसे ज्यादा जो रुझान है वो बिकवाली की तरफ देखने को मिल रहा है। ज्यादातर कॉल्स में आज जानकार बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले कॉल से। मानस जायसवाल ने यहाँ आरकॉम में बिकवाली करने की राय दी है। 3 से 4 दिन में इनका मानना है कि 66 तक की गिरावट इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। दूसरा कॉल है राकेश बंसल का। इन्होंने देना बैंक में बिकवाली की राय दी है। इनका मानना है कि इंट्राडे में काउंटर में 51 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और चार्ट्स में भी काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है। अगले 2 कॉल्स के लिए हमारे साथ बने हुए हैं राकेश बंसल। बताइए राकेश, आज आपके 2 पिक्स कौन से रहेंगे? गुड मॉर्निंग पूजा। मेरे दोनों सेल कॉल्स हैं। पहला कॉल जैसे आपने बताया देना बैंक पर एक बेचने की राय है। स्टॉक की इंट्राडे कॉल है क्योंकि फ्यूचर्स में अवेलेबल नहीं है। आज रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट से पहले चार्ट्स एक्सट्रीमली नेगेटिव हैं। 57.50 का स्टॉप लॉस लगा के 51 के टारगेट के लिए देना बैंक को बेचना चाहिए। दूसरा कॉल होगा सिंडिकेट बैंक के फ्यूचर पर। इसके अंदर भी मेजर टेक्निकल लेवल्स ब्रीच हुए हैं, मेजर टेक्निकल ब्रेकडाउन है। जिस तरीके से पीएसयू बैंकिंग में मेल्टडाउन चल रहा है, सिंडिकेट बैंक में भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। 121.50 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बेचना चाहिए 103 के टारगेट के लिए। थैंक यू राकेश। आखिरी कॉल है सुमित बगाड़िया का। इन्होंने आईडीएफसी बैंक में खरीदारी करने की राय दी है। ये एक इकलौता एक ऐसा एनबीएफसी काउंटर देखने को मिल रहा है जहां पर खरीदारी करने की राय निकल कर आ रही है और 8 से 10 दिन में इनका मानना है कि 10% से ज्यादा का रिटर्न इस काउंटर में देखने को मिल सकता है और चार्ट्स में भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो 5 में से 4 कॉल्स में जानकार आज बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। शुक्रिया उस जानकारी के लिए। तो ये है फिलहाल स्ट्रैटेजी लार्जली, जहां पर कुछ अपॉर्चुनिटी स्पेसिफिक स्टॉक्स में दिखाई दे रही है, लेकिन ऑयल एंड गैस स्टॉक्स और खासतौर से ओएनजीसी पर मैं हेमंत आपकी राय लेना चाहूंगी। इस स्टॉक में हमने देखा था बीच में अच्छी खासी तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी। कल के सत्र में फिर से कुछ शॉर्ट्स आए हैं, क्या रणनीति होगी आपकी इसमें? देखिए, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में शुरू से दोनों मैं बात करना चाहूंगा, रिलायंस और ओएनजीसी बहुत ज्यादा ट्रेड, अगर मैं ट्रेड मैट्रिक्स जोड़ूं तो बहुत ज्यादा एक रेंज, ब्रॉड रेंज में ही ट्रेड करते आए हैं। तो जब तक ओएनजीसी 345, 350 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना नहीं शुरू करे तो ब्रेकआउट नहीं आ पाता है। उसी तरह से रिलायंस 960, 975 वो ब्रेकआउट नहीं आ पाता है। सिमिलरली रिलायंस 840, 860 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ओएनजीसी का 290, 300 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंड है। तो ट्रेडर्स को विद इन दिस रेंज ही ट्रेड करना चाहिए। यस, डेफिनेटली ओएनजीसी में बाइंग पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही हैं, तो शायद अब 290, 300 नहीं मिले तो मैं तो गिरावट पे लेने की सलाह दूंगा और मैं रखूंगा स्टॉप लॉस 310 का। लेकिन मेजर रन तभी आएगा अगर 340, 345 लेवल को क्रॉस कर पाता है ऊपर की तरफ। ओके, तो ये राय होगी स्टॉक पर। रैमको इंडस्ट्रीज, इसके चार्ट पर राय लेना चाहता हूं राकेश आपसे, क्योंकि प्री ओपनिंग सेशन में 8% ऊपर दिख रहा है। नतीजे अच्छे नजर आ रहे हैं कंपनी के और नतीजों के दम पर शायद ये तेजी बनती हुई दिख रही है। नेट प्रॉफिट 8 करोड़ आया है। पिछले 3 साल ये लॉस में था, 7 करोड़ लॉस से कंपनी मुनाफे में आती हुई दिखी। इनकम 11% बढ़ी और इसके बाद स्टॉक में प्री ओपनिंग सेशन में उछाल है 7%, 8% का। क्या करना चाहिए? अनिल जी, डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर बड़ा पॉजिटिव है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस नतीजों से पहले स्टॉक के अंदर एक वॉल्यूम एक्शन अच्छा आ रहा है। वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं स्टॉक के अंदर। स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। 89 रुपीज, 90 रुपीज स्टॉक का एक अच्छा बेस है। इमीडिएटली अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो 105, 106 के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, टाटा मोटर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे की तरफ? 3.5% के आसपास की कमजोरी के संकेत हैं। अनिल जी, अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो नेक्स्ट सपोर्ट इस स्टॉक का 550 के अराउंड ही आता है। बट अगर स्टॉक में गैप डाउन ओपनिंग होती है तो बीच बीच में जो पुल बैक्स आते हैं, मेरा ऐसा मानना है उस पर बेचना चाहिए। स्टॉक में करेक्शन जस्ट शुरू हुई है और ये करेक्शन काफी डीपन हो सकता है। ओके, तो ये राय आती हुई टाटा मोटर्स के स्टॉक पर, जहां पर करेक्शन थोड़ा और बढ़ सकता है। बिकवाली की राय उछाल में। तो ये स्टॉक इंटरेस्टिंग एक्शन दिखा रहे हैं आज प्री ओपनिंग सेशन में, खासतौर से नतीजों के दम पर। देखिए, पीटीसी 6% कमजोर है, तेज गिरावट। टाटा मोटर्स 4% कमजोर है। गॉडफ्रे फिलिप्स 4% कमजोर है।
हिंदुस्तान कॉपर 3% कमजोर है। ये सब स्टॉक नेगेटिव साइड पर, और पॉजिटिव साइड पर ऑन मोबाइल ग्लोबल 12% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। साडा एनर्जी 8% ऊपर है ये स्टॉक, और AIA इंजीनियरिंग 4% ऊपर है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रहेंगे आज शुरुआती कारोबार में अपने नतीजों के दम पर। इनके अलावा सीएट, तलवलकर दोनों ही नंबर्स ठीक दिख रहे हैं और पॉजिटिव खुलने की तैयारी स्टॉक्स की 1 से 2% ऊपर। बाजारों की तैयारी क्या है? 40 अंक ऊपर दिख रहा है सेंसेक्स, लेकिन निफ्टी अलग डायरेक्शन में 15 अंक के नीचे है। तो सेंसेक्स और निफ्टी अलग अलग डायरेक्शन में, यानी कि एक फ्लैट ओपनिंग की शुरुआत, फ्लैट ओपनिंग की उम्मीद आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं हमारे प्री ओपनिंग सेशन में। कौन से स्टॉक सेक्शन में? टाटा मोटर्स अब यहाँ पर पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर मामूली नेगेटिव शुरुआत होती दिखी है। 10 अंक नीचे सेंसेक्स है, 8 अंक नीचे निफ्टी है। स्टॉक्स पर फोकस करिए। 4% की गिरावट टाटा मोटर्स में होती हुई दिख रही है, 4.5% कमजोर है। 560-62 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। 555 ये लेवल है अगला जहां तक स्टॉक शायद जाता हुआ नजर आए, जो कि राकेश ने कहा था वहां पर सपोर्ट ले सकता है। BPCL 2% नीचे, बैंक ऑफ बड़ौदा में 1.5% का नुकसान है, DLF भी 1% कमजोर। तो ये कुछ एक स्टॉक्स है जो एक्शन में है नेगेटिव साइड पर। पॉजिटिव क्या है? केन इंडिया यहाँ पर 2-2.5% की मजबूती, सिप्ला में 2% की मजबूती, ONGC 1% ऊपर है। हिंडाल्को में भी पॉजिटिव शुरुआत होती दिख रही है। ये स्टॉक्स एक्शन में आपको दिखेंगे आज नेगेटिव साइड पर। आइए वायदा कारोबार में PTC टॉप लूजर, 8% का बड़ा कट PTC में आता हुआ दिखा है, और टाटा मोटर्स में अब 4.5% की गिरावट। यूनिटेक 3.5% कमजोर है। GMR इंफ्रा 2% कमजोर है। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं नेगेटिव साइड पर। बैंक्स कमजोर है, खासतौर से मिड कैप बैंक, IDBI बैंक, IOB, सिंडिकेट, यहाँ पर अब भी गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही, ये नुकसान है। लेकिन PTC पर बड़ा कट आता हुआ दिखा है, 10% का बड़ा नुकसान PTC में आ चुका है। यहाँ पर बेहद तेज मार पड़ती हुई दिख रही है, और टाटा मोटर्स पर भी काफी तेज मार पड़ती हुई 5% का नुकसान। केन इंडिया 3% ऊपर है, और सिप्ला, HDI जैसे स्टॉक्स, HDI की जो अभी हम बात कर रहे थे 2.5% की मजबूती, वोखाड़ अपनी तेजी को आगे बढ़ाता हुआ 2% ऊपर है। हिंडाल्को में भी अच्छा रनअप चल रहा है। अदानी एंटरप्राइजेज जैसे स्टॉक 1.25% मजबूत, ONGC सहारा देता हुआ बाजार को 1.5% ऊपर। और अब आप देख सकते हैं बाजार एकदम फ्लैट कारोबार करते हुए दिख रहे हैं सेंसेक्स पर, निफ्टी पर, मिड कैप पर, लेकिन स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ा एक्शन है आज पॉजिटिव साइड पर। हर्षिता कहाँ है कि कौन से स्टॉक्स रेडार पर हैं आप? अनिल, जहां पर नंबर्स खराब रहे, आप देखिए जिस तरह से स्टॉक्स को डंप किया गया। PTC इंडिया आप मेंशन कर रहे थे, इसके अलावा गॉडफ्रे फिलिप्स देखिए करीब 8% तक की गिरावट देखने को मिली है। इस क्वार्टर में हमने देखा है जो इनकम है कंपनी की करीब 16% गिरी, लेकिन मुनाफे में करीब 85% की गिरावट देखने को मिली थी। इसके अलावा जिन नंबर्स में आज निराशा हाथ लगी है, पैंटलून फैशन एंड रिटेल वैसे भी लिक्विड काउंटर रहता है और धुलाई हो रही है इसकी। कुछ और काउंटर्स में अलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने देखा आज काफी ज्यादा सेल साइड की पोजीशन आती हुई दिखाई दी है। इधर कुछ कमजोरी कालम। सीएट आपके लिए हाजिर करेंगे क्योंकि सीएट के नंबर्स हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। क्लियरली कंपनी का मुनाफा अच्छा खासा ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन इनकम में ग्रोथ नहीं देखी गई है। स्टॉक हालांकि 3% ऊपर है। तलवलकर नंबर्स के बाद जहां पर मुनाफा करीब 30% से बढ़ा है, 1% के गेन्स दिखा रहा है। तो ये कुछ काउंटर्स है जहां पर एक्शन डेफिनेटली है। इंडिया सीमेंट में कुछ बिकवाली का दबाव। मिड कैप बैंक्स में देना बैंक कुछ कमजोर है। DB रियल्टी में आज फिर कमजोरी आती हुई। यूनाइटेड बैंक, IDBI बैंक, IOB ये इनफैक्ट वीकर विकेट आज मार्केट की फिर से दिखाई दी है। तो ये कुछ स्टॉक्स जहां पर सेल साइड की पोजीशन काफी एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ऑन मोबाइल ग्लोबल वॉल्यूम एक्शन अच्छा खासा 9% ऊपर उन नंबर्स के बाद ये स्टॉक दिखाई दिया है। और जैसे हम आपको बता भी रहे थे, फोकस में रहेंगी ये तमाम ज्वेलरी कंपनियां। TBZ 4.5% ऊपर, इसमें तेजी देखी जा रही है। टाइटन आपके लिए हाजिर करते हैं। PC ज्वेलर्स करीब 1 से 1.5% ऊपर है। लिस्ट लंबी है। श्री गणेश ज्वेलरी जैसे काउंटर्स जहां पर ये जो ड्यूटी अगर वाकई में सरकार की ओर से कटौती आती है गोल्ड इंपोर्ट में, जो करीब 2 से 4% हमारे सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, उसका फायदा इन स्टॉक्स को मिलता हुआ दिखाई देगा और वो हल्का सा रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। HDIL में कुछ खरीदारी बनती हुई। मन इंफ्रा, प्रतिभा इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर्स, वॉकहार्ट, बजाज कॉर्प जैसे काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा आज थोड़ी बहुत खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखाई दिया। मिड कैप इंडेक्स अब लगभग 10 अंकों की गिरावट ही दिखा रहा है। तो कुछ स्थिति थोड़ी बहुत नियंत्रण में आती हुई डेफिनेटली दिखाई दी है, लेकिन 8693 पर निफ्टी 8700 के नीचे ट्रेड करता हुआ। राकेश, क्या मायने हैं इसके? हर्षिता, काफी वीकनेस है मार्केट्स में। ऊपरी स्तरों पर एक सप्लाई जोन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कल आधे घंटे में हमने एक रेट ऑफ चेंज देखा था, जितनी फास्ट गिरावट देखी थी,
मार्केट में गिरावट रूल आउट नहीं की जा सकती है। निफ्टी में पोटेंशियल है 8630 8640 तक की क्लियरली गिरावट ले सकता है। बैंकिंग इस गिरावट को लीड कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है बैंकिंग में बिल्कुल भी, बैंकिंग एंड निफ्टी के अंदर एनी काइंड की बॉटम फिशिंग जो है बिल्कुल दूर रहना चाहिए। मार्केट में अगर कहीं स्ट्रेंथ है तो वो आईटी स्पेस में एक स्ट्रेंथ है। अगर बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपनानी है तो डेफिनेटली रियल एस्टेट स्पेस में नजर रखनी चाहिए। अविनाश, ऑफ लेट केन इंडिया में अब एक्शन होने लगा है। हर रोज 2-2, 3-3, 4% के मूव। पहले स्टॉक सुस्त था, मतलब पूरे हफ्ते में 2% के मूव नहीं होते थे, लेकिन अब हर रोज मूव होते हैं, वॉल्यूम्स होता है। क्या वैल्यू दिख रही है इस लेवल पर स्टॉक में? नहीं, इनफैक्ट अनिल, अगर हम क्रूड का प्राइस मूवमेंट देखें तो एक बाउंस हमको देखने को मिला है। मैं समझता हूं कि मार्केट्स में जिस प्रकार की वॉलेटिलिटी हमने देखी है, शायद इस शेयर को क्लोजली इसलिए वॉच किया जा रहा है क्योंकि इसमें जो फॉल आया है वो काफी डीप आया है। इससे और गिरावट मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट कैप्ड है। ऊपर में हालांकि लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स ठीक ठाक है। मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 क्वार्टर्स कंपनी के लिए फिर भी काफी चैलेंजिंग रहेगी, क्योंकि जो क्रूड का प्राइस है वो अगर हम वाई बेसिस से कंपेयर करें तो डेफिनेटली काफी शार्प फॉल है। तो आई वुड से दैट जिनको लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स के लिए ये स्टॉक खरीदना है, मेरे ख्याल से खरीदे। शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली टेक्निकल बाउंस 2-3% और बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से स्टॉक विल डेफिनेटली बी ड्रिवन बाय द क्रूड प्राइसेस। सो आई थिंक यू कैन होल्ड ऑन। ओके, स्टॉक में कुछ पोजीशंस बनाए रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। टाटा स्टील आज रेडार पर रहेगा। नंबर्स आने वाले और यहाँ पर भी हम कुछ ज्यादा एक्साइटिंग और पॉजिटिव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। प्रेशर रह सकता है कंपनी के प्रॉफिट और साथ ही सेल्स फ्रंट पर। हेमंत, वायदे बाजार में क्या पोजीशन देख रहे हैं आप? क्योंकि हमने देखा बीच में इन काउंटर्स में तेजी आई थी। आज ऑफ कोर्स मेटल्स में सेसा स्टरलाइट जैसे काउंटर्स हैं जो कुछ खरीदारी के फेवर दिखा रहे हैं, लेकिन लार्जली टाटा स्टील काफी नर्म। देखिए, अगेन फिर से वही हुआ है, सेल ऑन रैलीज ही रहा है मेटल स्टॉक्स। क्योंकि अगर आप ध्यान से भी देखिए, टाटा स्टील भी 415, 420 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है और नीचे की तरफ 375, 365 वो एक सपोर्ट्स उभर कर आ रहे हैं बार बार, और यही कॉल और पुट राइटर्स की पोजीशन भी बनी हुई है। आज अहम दिन है टाटा स्टील के लिए। अगर रिजल्ट्स ठीक आते हैं या वो कोई प्रॉमिसिंग सिग्नल देता है तो मैं मान के चल सकता हूं कि अगर बाइंग तभी एग्रेसिवली करनी चाहिए अगर ये 410 के ऊपर सस्टेन करके अपने आप को मेंटेन करता है, नहीं तो ये ट्रेडिंग में ही रह जाएगा। सीसा स्टरलाइट भी बहुत सिमिलर पैटर्न्स में है, थोड़ा सा बेटर पोजीशन में है। उनका 195 का एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट बैंड ले लिया है, 192, 195 का, और 210 एंड देन 215, ये बहुत बड़े अहम ऊपर रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। तो तकरीबन मेरे हिसाब से मेटल्स भी एक ट्रेडिंग बैंड में ही चल रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि सीसा स्टरलाइट या जो ग्रुप कंपनीज हैं वो थोड़ा सा बेटर शेप में है देन टाटा स्टील करंटली। ओके, ये राय आती हुई टाटा स्टील पर। पीटीसी इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है अब राकेश? 8-8.5% नीचे है इस वक्त स्टॉक। अनिल जी, पीटीसी इंडिया में अगर हम देखें तो ऑलरेडी एक करेक्शन थी और निचले स्तरों पर अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट सपोर्ट इसके अंदर निचले स्तरों पर आता है वो लगभग 86-85 के अराउंड एक सपोर्ट लेवल आता है स्टॉक के अंदर। ओके, स्टॉक आज देखिए करीब 86.10 पर ट्रेड करता हुआ, लेकिन कुछ और काउंटर्स जो फिर से एक्टिव हुए हैं। एविएशन में जेट एयरवेज करीब 3% के गेंस दिखाता हुआ। इनफैक्ट स्पाइस जेट भी आपके लिए हाजिर करते हैं, वहां पर स्थिति कैसी दिख रही है? जेट आपके सामने करीब 3% के गेंस दिखाता हुआ। स्पाइस जेट लैकलस्टर ट्रेड। इधर राकेश, जेट क्या खरीदारी बनती है करंट लेवल्स पर? नहीं हर्षिता, जेट में तो अभी मेरा ऐसा मानना है खरीदारी नहीं करनी चाहिए। स्टॉक ने ऊपरी स्तरों से शॉर्ट टर्म चार्ट्स में एक रिवर्सल दिखाया है। स्टॉक एक करेक्टिव मोड के अंदर आया है। मेरा ऐसा मानना है थोड़ा रुकना चाहिए। एक बेस बिल्डिंग जब क्लियर हो तभी जेट के अंदर एक नई बाइंग करनी चाहिए। ओके, ये राय आती हुई यहाँ पर। और इस बीच एक और स्टॉक जो एक्शन में दिख रहा है सिप्ला, यहाँ पर 2% के आसपास की तेजी बनती हुई दिख रही है। सिप्ला में भी एक्शन होता हुआ। अनिल, यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट्स आए हैं कि साइरस पूनावाला की जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, उसके साथ किसी तरह का मर्जर होता हुआ दिखाई दे सकता है। आपको बता दें सीरम लार्जली एक मैन्युफैक्चरर है हेपेटाइटिस, मम्स, मीजल्स की वैक्सीन के लिए। आई एम नॉट श्योर कितना बड़ा मार्केट सिप्ला के लिए रहेगा अगर वाकई में ये मर्जर होता है। स्टॉक लगभग 3% भागा था और अब हमने देखा ऊपरी लेवल से हल्का सा करेक्ट हुआ है। अविनाश, अगर ये वाकई में स्टोरी डेवलप होती है और वो मर्जर होता है, क्या पॉजिटिव्स रहेंगे इसमें?
आई थिंक ये काफी बड़ा मार्केट है और क्लियरली सेरम इंस्टीट्यूट एक प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है जो पूनावाला ओन करते हैं। मैं समझता हूं कि अगर ये मर्जर होता है तो मेरे ख्याल से आगे कम से कम नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए जिस प्रकार का मार्केट है, इस मार्केट में मोरलेस आई थिंक सिप्ला को एक अच्छी मोनोपोली मिलेगी। मार्केट में मार्जिन्स भी काफी अच्छे हैं, तो आई वुड से दैट इट्स अ बिग मार्केट एंड क्लियरली आई थिंक अगर मर्जर होता है तो मेरे ख्याल से किस प्रकार से सिप्ला के शेयर होल्डर्स को फायदा होगा, बिकॉज क्लियरली व्हाट वुड बी द मर्जर रेशियो दैट विल बी इंपॉर्टेंट, बट ओवरऑल आई थिंक दिस इज डेफिनेटली अ बिग पॉजिटिव। ओके, एक बड़ा पॉजिटिव यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है, लेकिन फिलहाल सिप्ला का स्टॉक आज 2.5% ऊपर है। हेमंत, क्या सिप्ला या फिर कोई और स्टॉक वायदा कारोबार में इसी स्पेस से खरीदना चाहेंगे आप? देखिए, सिप्ला मैं अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहूंगा क्योंकि कोई भी ऐसा इंडिकेशन मेरे को भी नहीं लग रहा है कि बाइंग वापस आई है। बट विद इन दिस सेक्टर ऑरबिंदो फार्मा मुझे वीक लग रहा है। जो स्ट्रांग लग रहे हैं वो है ग्लेनमार्क फार्मा। मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह से कल भी उसको निचले लेवल्स पे सपोर्ट मिला है, ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, ग्लेनमार्क फार्मा कैन रीटेस्ट 770 775 बैंड। बट जो भी आज लॉन्ग ट्रेड लें उनका स्टॉप लॉस रहेगा 728। और एक मैं थोड़ा सा डॉक्टर रेड्डीज पे भी नजर रखने को जरूर सलाह दूंगा। मुझे ऐसे लगता है कि स्टॉक का 3050 का अगर स्टॉप लॉस रखा जाए तो 32-3250 तक का एक टारगेट बन सकता है। तो मैं इन दोनों में बाइंग सलाह दूंगा और ऑरबिंदो फार्मा में सेलिंग। सिप्ला में मैं अभी कोई ट्रेड नहीं करूंगा। ओके, लेकिन मिड कैप बैंक्स पर अगर एक बार फिर नजर डाल ले, इलाहाबाद बैंक पे थोड़ी सी खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है। यूको बैंक जैसे काउंटर्स पर एक बार फिर नजर डाल लेते हैं, कंसिडरिंग कल यहाँ पर वो मार पड़ती हुई दिखाई दी थी। और लार्जली बैंकिंग काउंटर्स में काफी ज्यादा बिकवाली का दबाव आया है। इस समय अगर किसी ने एक ट्रेड लेना हो मिड कैप बैंक्स में, कोई स्टॉक जहां पर आपको लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा बहुत फेवरेबल होता हुआ दिखाई देगा? आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक में, छोटे बैंकों में फेडरल बैंक मुझे लग रहा है काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। आई थिंक क्लियरली बैंक्स का अगर हम बिजनेस मॉडल देखें, अगर निम्स देखें, कासा रेशियो देखें, तो मैं समझता हूं कि इनके पास डेफिनेटली अच्छी बैलेंस शीट है। और क्लियरली आई थिंक आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में होपफुली वंस द रेट कट साइकिल स्टार्ट्स, फेडरल बैंक कैन गिव अ गुड अपसाइड। ओके, तो ये राय आती है यहाँ पर फेडरल बैंक पर। बाजार इस बीच उतार चढ़ाव के बीच ट्रेड करते हुए दिख रहे 15 अंकों पर है सेंसेक्स, निफ्टी 2 अंक नीचे। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी जरूर कली की तरह आज सुबह लौटती हुई नजर आ रही है। 1/4% की मजबूती वहां पर। वक्त है हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। राकेश, अविनाश, हेमंत, शुक्रिया आपका हमारे साथ आज सुबह जुड़कर बाजार स्टॉक। शुक्रिया। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बाजार के आगे के डायरेक्शन पर हम बातचीत करेंगे HDFC लाइफ के CIO प्रसून गजरी से। बाजार 16 अंक ऊपर है सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 2 अंकों का नुकसान। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर पे एकदम शांत ट्रेड दिखाने, बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद आज सुबह लगभग बराबरी पर है। 570 स्टॉक पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और 540 शेयरों में इस वक्त नुकसान के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। कुछ एक्शन जो दिख रहा है पॉजिटिव साइड पर, IT इंडेक्स में कल की 1.5-2% की अच्छी मजबूती के बाद आज IT इंडेक्स फिर से ऊपर है। 1.25% की तेजी यहां पर बनती हुई दिख रही है। रियल एस्टेट शेयरों में थोड़ी तेजी है। रियल एस्टेट इंडेक्स 1% ऊपर है इस वक्त और थोड़ी बहुत खरीदारी फार्मा शेयरों में। लेकिन दबाव कहां से बन रहा है वो देखना जरूरी है। ऑटो शेयर और सबसे बड़ा कल्प्रिट है आज टाटा मोटर्स। 5% का बड़ा कट टाटा मोटर्स में आता हुआ दिखा है नतीजे के बाद और सबसे ज्यादा प्रेशर बाजार में यहीं से आता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर ये एक सबसे बड़ा आज इंडेक्स पर लूजर है। इसके अलावा आप देखें तो कुछ हद तक मेटल शेयर्स थोड़े से सेलेक्टिवली कमजोर होते दिख रहे हैं। निफ्टी में एक्शन वाले स्टॉक्स पर नजर डाल लें। कैन इंडिया टॉप गेनर के तौर पर 3% ऊपर है। सिप्ला में भी जो खबरें आती दिख रही है कि सेरम के साथ किसी तरह का कोई करार हो सकता है, इस खबर के बाद 3% की तेजी सिप्ला में बनती हुई दिख रही है। और जैसा हमने कहा IT शेयर मजबूत है। इन्फी, विप्रो और TCS इस लीडरशिप में आगे हैं। सिरसा स्टरलाइट के लिए भी काफी अच्छा समय चल रहा है बाजार में, बेहतरीन मूव दिखा रहा है स्टॉक। आज 1.5% फिर से मजबूत होता दिख रहा है और सिप्ला के साथ डॉक्टर रेड्डीज भी आज 1.25% मजबूत है। तो सेलेक्टिव खरीदारी फार्मा स्टॉक्स में भी।
टाटा पावर कल का टॉप लूजर 8% गिरने के बाद आज थोड़ी सी रिकवरी के संकेत दे रहा है, आधा पौन % ऊपर है। आईसीआईसीआई बैंक आधा % ऊपर है। एसबीआई, एक्सिस, ये बैंक्स हरे निशान में लौटने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन टॉप लूजर इस वक्त टाटा मोटर्स 4.5% का नुकसान और उसके ठीक पीछे है M&M 2% नीचे, ये स्टॉक भी। बीपीसीएल कल के बेहतरीन उछाल के बाद प्रॉफिट बुकिंग 0.25% का नुकसान यहां पर आपको दिखेगा। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा, गेल में आज नतीजे आने वाले, उससे पहले 1.5% का नुकसान गेल में आपको नजर आएगा। तो ये है बाजार का इस वक्त का हाल। आगे के डायरेक्शन पर बात करते हैं। हमारे साथ HDFC लाइफ के CIO प्रसून गजरी कार्यक्रम में शामिल होंगे। गजरी साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहली राय इसी बात पर लेना चाहता हूं कि पिछले कुछ सेशन से ऐसा लग रहा है कि भारतीय बाजारों में FIs की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी बहुत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, खरीदारी के आंकड़े वहां से भी नहीं आ रहे हैं। क्या वजह आप समझते हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स इस वक्त या तो बिकवाली कर रहे हैं या फिर वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है? मैं तो इसको इस हिसाब से देखता हूं कि जनवरी के महीने में मार्केट 6% से ज़्यादा बढ़ी है। उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन तो बनता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट सिर्फ एक डायरेक्शन में ऊपर ही जाएगी। मेरे हिसाब से इसके ज़्यादा कुछ देखना नहीं चाहिए। ये नॉर्मल डिमांड सप्लाई का इशू है एंड जो बेसिक स्टांस है मार्केट पे वो अभी भी पॉजिटिव है, वो रहेगा। तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा इसमें पड़ना नहीं चाहिए। ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में होता रहेगा एंड दैट इज द नेचर ऑफ द मार्केट। तो पिछले कुछ दिनों में जो मार्केट में वॉलेटिलिटी देखी गई है, उसमें आज जाकर हमने देखा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की ओर से एक साइजेबल खरीदारी का आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है। क्या करंट लेवल्स पर फंड्स और पैसा कमिट कर रहे हैं? आपने इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में क्या स्टांस रखा है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? देखिए, हमारा स्टांस जो है वो अगले 12-18 महीने के हिसाब से पॉजिटिव ही है। तो हम तो इन्वेस्टेड ही हैं। जैसे भी अगर मार्केट डिप होता है तो एक अच्छा मौका बनता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि किसी का भी व्यू चेंज हुआ है। शॉर्ट टर्म में जो भी थोड़ी बहुत बिकवाली नजर आ रही है उसके कई कारण हो सकते हैं। मार्केट तेज चली है, थोड़े बहुत एक दो नतीजे बीच में ठीक नहीं आए हैं, तो इन सब चीज़ों को मिला के थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हुई है। बट हमारा जो स्टांस है वो वैसा ही है कि हम मीडियम लॉन्ग टर्म से और इवन साल भर के हिसाब से मार्केट पे पॉजिटिव हैं और जैसे ही कैश आता है हम उसको डिप्लॉय कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम कैश होल्ड नहीं कर रहे हैं। ओके, जैसा आप बाजार में लगातार लगा रहे हैं, लेकिन फिर ऐसे में क्या आपको लगता है कि चूंकि अब पूरे साल की जो सबसे बड़ी इवेंट होती है बजट, वो सामने है और जनरली हर साल हम प्री बजट रैली देखते हैं, तो एक अच्छा करेक्शन आने के बाद क्या एक प्री बजट रैली बनने की संभावनाएं फिर से बन जाती है? और बजट के बाद आपको किस तरह का डायरेक्शन बाजार का लगता है? देखिए, कह पाना बहुत मुश्किल है कि बजट के पहले रैली होगा कि नहीं होगा। पिछले कई सालों का ट्रेंड देख के उसके हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं, बट मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर बजट से पहले रैली होता है या नहीं होता। शायद थोड़ा फर्क ये पड़ेगा कि बजट में क्या आता है। तो क्या देखना चाहेंगे हम बजट में मार्केट के लिहाज से? तो मेरे हिसाब से ये देखना चाहेंगे कि जो बजट में कमिटमेंट है सरकार की स्पेंडिंग की, वो थोड़ी इस तरह की हो कि इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइव हो सके। या तो इंफ्रा पे स्पेंड करें, हाउसिंग पे स्पेंड करें, उसमें इंसेंटिव दें, थोड़े सेविंग के इंसेंटिव दें, थोड़े इन्वेस्टमेंट के इंसेंटिव दें। तो इस तरह का अगर बजट रहेगा तो मेरे हिसाब से बाजार के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। हमारा ये मानना है कि जो फिस्कल डेफिसिट के इश्यूज हैं, जो बेसिक, उसमें कोई ज़्यादा चैलेंज नहीं रहने वाला है। सरकार के पास रिसोर्सेज रहेंगे फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करने के लिए और थोड़ी स्पेंडिंग करने के लिए। जो हम नहीं देखना चाहेंगे वह यह है कि वापस कंजम्पशन डिमांड रिवाइवल के लिए कुछ स्टिमुलस दिया जाए। मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट साइकिल को वापस चालू करना बहुत ज़रूरी है और कंजम्पशन ठीक ठाक है और उसको वापस इमीडिएटली रिवाइव करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर बजट में ऐसे कुछ स्टेप लिए जाते हैं जिसके कारण से इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइव होता है, सरकार अपनी तरफ से इंफ्रा स्पेंड करती है, तो वो एक बहुत पॉजिटिव रहेगा। अगर ये होता है तो मेरे हिसाब से मार्केट अगले 8, 10, 12 महीनों में काफ़ी अच्छे नतीजे दे सकती है।
प्रसून, उस लिहाज से फिर आप कहां पर कॉन्फिडेंस देख रहे हैं अर्निंग्स इंप्रूव होने की? क्योंकि इस रिजल्ट सीजन में हमने देखा बहुत ही पैची परफॉर्मेंस है और फाइनेंशियल्स को लेकर जितने लोग बुलिश थे, अब की बारी एसेट क्वालिटी के कंसर्न्स फिर से लौट कर आए हैं, तो आई एम नॉट रियली श्योर वो बुलिश स्टांस कितना रहेगा, खासतौर से पीएसयू बैंक्स पर। वहां पर एलोकेशंस क्या सफर करेंगे नंबर्स के बाद? देखिए, ये बात आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि बैंकों के नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे हैं जितना मार्केट को अपेक्षा थी। खास करके पीएसयू बैंक्स में एसेट क्वालिटी के इश्यूज वापस उभर कर आए हैं। हालांकि वह क्लियर था कि इश्यूज बने रहेंगे, लेकिन शायद जो एनपीएस का स्तर है वो पहले अनुमान से ज्यादा आया है। तो इस कारण से थोड़ा सा मेरे हिसाब से बाजार में इनके ऊपर थोड़ी शंका बनी रहेगी कि कब इनके नतीजे इंप्रूव होंगे। पर हमारा ये मानना है कि शायद अगले 1-2 क्वार्टर थोड़ा सा रुझान पीएसयू बैंक्स की तरफ कम रहे मार्केट का। पर पीएसयू बैंक्स एक ऐसा सेक्टर है कि जब उसमें तेजी आती है तो बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत तेजी से स्टॉक चलते हैं। हमने देखा है कि पिछले अगर 12 महीनों में आप देखें, इवन इस फॉल के बाद पीएसयू बैंक्स की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में पीएसयू बैंक्स की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है। तो ये साइकिल चलता रहेगा मेरे हिसाब से। यस, अगले 2 महीने 3 महीने मार्केट वेट करेगी कि इनमें कुछ अच्छा पॉजिटिव रुझान नजर आना शुरू हो, एसेट क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट्स आनी नजर आए, उसके बाद फिर से तेजी आ सकती है। तो ये थोड़ा एसेट एलोकेशन में चेंजेस आ सकते हैं। बाकी बैंकों में भी थोड़ी तकलीफ इसलिए हो रही है कि जो टॉप लाइन है, जो क्रेडिट ग्रोथ है, वो पिकअप नहीं कर रही है। तो इस कारण से हालांकि मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से फाइनेंशियल सेक्टर डेफिनेटली पॉजिटिव है और बाजार का रुख उसकी तरफ ओवरवेट ही रहा है अब तक और रहेगा शायद। किंतु शॉर्ट टर्म में थोड़ा क्रेडिट ग्रोथ कम होने से लोगों को थोड़ा सिलेक्टिव अप्रोच लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हर बैंक बहुत अच्छा करेगा, सिलेक्टिवली कुछ बैंक अच्छा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो वो थोड़ा सा एक स्टॉक सिलेक्शन मायने रखेगा। और उसके बाद जब क्रेडिट ग्रोथ पिकअप होती है और 15 से 20% के बीच में पहुंचती है, तो शायद देन फिर हर एक बैंक अच्छा करना शुरू करेगा। तो तब तक थोड़ा स्टॉक सिलेक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा इस सेक्टर में। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर साफ तौर पर इन सारे पीएसयू बैंक पर। शुक्रिया गजरी साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और इस बीच गोदरेज कंज्यूमर्स के कल शानदार नतीजा है, स्टॉक में 5% से ज्यादा की तेजी बनती हुई दिखी। चलिए सीधे चलते हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर अदी गोदरेज और साथ ही विवेक गंभीर जो कि गोदरेज कंज्यूमर्स के एमडी हैं और अदी गोदरेज साहब जो कि चेयरमैन है, वो दोनों क्या बात कर रहे हैं अपने नतीजे पर, सुनते हैं। ओके, तो इनसे हम फिर से संपर्क करेंगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में और डिटेल्स आती हुई दिखेगी। लेकिन इस बीच बाजार 22 अंक नीचे, सेंसेक्स पर निफ्टी पर 13 अंक नीचे, 8,700 के आसपास इस वक्त कारोबार होता हुआ दिख रहा है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और बाजार इस बीच हरे और लाल निशान के बीच में झूलते हुए एकदम फ्लैट कारोबार सेंसेक्स और निफ्टी पर। मिड कैप शेयर भी अब पहली बार लाल निशान में फिसलते हुए दिख रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग कारोबार है। कुछ खरीदारी, कुछ बिकवाली 8,700 के आसपास निफ्टी की होल्ड करने की कोशिश होती हुई दिख रही है। लेकिन बाजार पर एफआईएस का नजरिया और साथ ही बजट एक्सपेक्टेशंस पर बात करते हैं। हमारे साथ एलारा कैपिटल के चेयरमैन और सीईओ राज भट्ट कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। राज सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहला सवाल एफआईएस की बिकवाली को लेकर लेना चाहता हूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि एफआईएस फिर से व्यूज बदलते हुए दिख रहे हैं। 9,000 के लेवल से निफ्टी पर जो पिछले 5-7 सेशन में अच्छी खासी भारी भरकम बिकवाली हुई है। क्या वजह आप समझते हैं? क्या ये एक पॉज है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, या फिर एफआईएस कंफर्टेबल नहीं है इस लेवल पर, या कुछ बजट के पहले खरीदारी नहीं करना चाहते हैं? क्या व्यू बन रहा है? अभी आपका बिल्कुल आई थिंक एब्सोल्युटली राइट जी। दिस इज नथिंग दैट they have not changed their view about India. It's only trading. I think people want to book some profits, and February is a very important month because not only budget, we also looking at the e-auction of these coal mines, and which is in the middle of February. So I think these are two important events. I would say that the one is auction, how does it map out, and the second is the budget.
And what we particularly want to look at is that whether government is committed to the further fiscal consolidation, and what incentives are they going to give for manufacturing sector, because the Make in India is becoming an important theme. Because right now the issue is that we have high interest rates, domestic I'm talking about, and that is not going to sustain large infrastructure projects at this cost of capital. And second is the lack of credit. I think the banks also, there hardly any credit growth, so which is not very good for Make in India policy. So we expect there will be some announcements in respect to that. And most important thing is what FI is waiting for the government's stand on the GAR. And we expect government will come out with something in this budget where either they will suspend it or they're going to withdraw it. I have no clue, but we expect some policy announcements in respect to GAR. Mr. Bhatt, if at all your budget in line आता है, यहाँ पर कुछ रेवोल्यूशनरी नहीं देखने को मिलता है सरकार की ओर से, ऐसी स्थिति में फिर क्या FIIs जो 16th में ऑनवर्ड्स काफी ज्यादा बुलिश हो गए थे भारतीय बाजार में, वो क्या और पैसा निकालने की ओर मूव करते हुए दिखाई देंगे, या फिर ग्लोबल इकोनॉमीज की तुलना में भारत इतना अट्रैक्टिव मार्केट है कि अगर आप इस समय भी कुछ पॉजिटिव ना दें तब भी FIIs उतने ही कॉन्फिडेंट होंगे यहाँ पर पैसे और रिटर्न्स के लिहाज से? See, budget is one of the factors they will look at. What is more important in India, FI is going to look at what's the earning growth. Because from here onwards, the share price will be driven if we see a good earning growth in the companies. So that obviously they will look when we have earnings in earnings season. And budget will be just one of the factors. I think if the budget is not positive, as you are saying, I don't think so. It might, dampen a little bit of sentiment in terms of putting more money in the market. But I think people are willing to wait a little longer because they all know that, it's not easy to change everything overnight. And our view is that maybe another 6 months we will see impact of whatever decisions the government is taking now, we will see. And for us, the most important thing is that we have fiscal deficit under control, we have inflation under control, we have interest rate which is conducive for the large infrastructure projects, and these things are not going to happen overnight. Right. तो ये बड़े इम्पोर्टेंट डिसीजन होंगे जो बजट में लिए जा सकते हैं, लेकिन बजट में काफी कुछ उम्मीदें हैं FIIs की, उन सब पर हम चर्चा करेंगे राज भट्ट साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं पहला सौदा CNBC आवाज पर। मार्केट की चाल आप देखिए, एक बहुत ही सीमित दायरे में 8711 कल की समाप्ति के लेवल पर निफ्टी ने वापसी दिखाई है और हल्के से पॉजिटिव जोन में सेंसेक्स भी आता हुआ करीब 20 अंकों का इजाफा। मिड कैप इंडेक्स निचले लेवल से कुछ रिकवर करता हुआ दिखाई दिया है। रिजल्ट सीजन काफी एक्टिव है और उसका रिएक्शन हम देख रहे हैं ज्यादातर मार्केट में दिख रहा है। आज टाटा मोटर्स टॉप लूजर्स में शामिल 5% नीचे नंबर्स के बाद, लेकिन उससे 5% से ज्यादा की गिरावट नहीं देखी गई है इस स्टॉक में, जिसका अनुमान हमने सुबह में ही लगा लिया था। हम बात कर रहे हैं लारा कैपिटल के चेयरमैन और CEO राज भट्ट से, और अंदाजा लगाने की कोशिश यही है कि FIIs का स्टांस कैसे रहेगा आने वाले समय में। राज, आपने एक चीज मेंशन की कि यहां से आगे FIIs अर्निंग्स ग्रोथ पर ही फोकस करना चाहेंगे, वहीं पर वो क्लियर कट भारत की स्टोरी लिखी जा रही है। अर्निंग्स के लिहाज से अब तक हमने देखा है एक बहुत ही स्क्रैची तिमाही रही है, बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ ऑटो कंपनियों के इश्यूज बरकरार है, कैपिटल गुड साइड पर ऑर्डर इनफ्लो उतना ज्यादा नहीं है जितनी एंटिसिपेशन थी। तो अगर कहीं से लीडरशिप आनी है, फर्स्ट टर्न अराउंड आना है किसी सेक्टर में अर्निंग्स के लिहाज से, आपकी उम्मीदें किस क्षेत्र पर है? I think power sector is the most important sector right now, where we can see some change. I mean, we are all waiting for this e-auction, as I was saying, middle of February. So that could be a driver. I think government might announce a lot of incentives for infrastructure, because that's a very, very important part of the economy, because we are so much
underdeveloped in terms of infrastructure. So that's where we can see some positive announcement from the government. Then of course, the overall, I'm sure there are going to be some policy where manufacturing, which is contributes about, I guess, 15-16% of our GDP, government will have some kind of plan to take it up to a reasonable level. We all know that China is 30% contribution comes from GDP. And I think the most important thing is that the fiscal, people are going to look at how fiscal deficit will be managed, because on macro level that will lead to moderation inflation, and then of course the interest rate reduction. Okay. So earnings are important, but going forward, sorry, yeah. जी, मैं आपसे एक गार्ड से रिलेटेड मुद्दे पर मैं सवाल लेना चाहता था, क्योंकि जब भी इस पर कोई न कोई खबर आती है, एफआईज बड़े सेंसिटिव होते हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि शायद इसको और आगे टाला जाए, क्योंकि मार्च अभी 1.5 महीने बाद इसकी जो गार को लागू होने की जो अब तक की अवधि थी वो खत्म हो रही है, यानी कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। आप इस मामले में किस तरह की एक्सपेक्टेशन रखकर चल रहे हैं सरकार से? क्या ये जरूरी होगा कि गार को लेकर सरकार बजट में स्थिति साफ करे? Very, very important. I think all the FIs are expecting that the government will have clear-cut policy, and we expect hopefully deferment, maybe the suspension, because I think there is a lot of arbitrariness involved here. So we definitely expect that government will definitely make some announcement regarding GAR in this budget. Yes, sir. एक और मुद्दा जिस पर मैं राय लेना चाहता हूँ, क्या किसी तरह के टैक्सेशन में बदलाव करने की जरूरत है मार्केट के लिहाज से, चाहे वो फिर एसटीटी हो या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो, या फिर इस वक्त जो सेटअप है उससे एफआई संतुष्ट है, वो लोग खुश है और किसी तरह का कोई नया अगर कट ना भी आए तब भी चलेगा? नहीं, I think our current taxation environment is very conducive for investment in India. So if there is no change, I guess that will be welcome. And we already have the long-term capital gain is zero if you hold for 1 year. So it's a very so I don't think so. We are expecting, AFA is expecting any major shift in taxation, but if it happens, we'll see what happens. But as of now, I think we have a very conducive taxation regime as far as the capital gains are concerned. बहुत बहुत शुक्रिया राज भट्ट साहब, हमारे लिए वक्त निकालकर आज एफआईएस के नजरिए पर, बाजार पर और साथ ही बजट की उम्मीदों पर बातचीत करने के लिए। बेहद शांत कारोबार बाजार में 25 अंक ऊपर, सेंसेक्स 2 अंक ऊपर, निफ्टी मिड कैप शेयर भी एकदम फ्लैट कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, कहीं कोई बदलाव नहीं, लेकिन गिरने वाले शेयरों की तादाद थोड़ी ज्यादा है। इस वक्त 700 शेयर कमजोर है, 535 स्टॉक पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ये है आज शुरुआती कारोबार का रुझान। 5 दिनों की कमजोरी के बाद आज बाजार हफ्ते के आखिरी दिन थोड़ी संभलने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। पहला 16 में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सिम्बी से आवाज के साथ। आगे हमारी नजरें रहेंगी कमोडिटी मार्केट के ओपनिंग पर। नमस्कार।